किताबें करती हैं बातें, बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सफदर हाशमी की ये कविता अक्सर मैंने स्कूल की लाइब्रेरी में पोस्टर पर लिखी देखी है और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि बच्चों में किताबें पढ़ने का प्यार जगाना तब तक दूर की बात है जब तक वो खुद मुझ में ना हो। दोस्तों, मेरा नाम है सरिता शर्मा। शिक्षक बनने की ट्रेनिंग लेते समय मैंने कुछ शिक्षा से जुड़ी किताबें पढ़ी थीं। वो ऐसी किताबें थीं जो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे थे हम कि कोई एग्जाम पास करना था या फिर इन किताबों को रटना था। ये वो किताबें थीं जो एक शिक्षक के नाते मेरा नजरिया बना रही थी। ये सारी किताबें मैं इस पॉडकास्ट सीरीज पुस्तक पोथी में आपके साथ बांटना चाहती हूँ। इस सीरीज का हर एक पॉडकास्ट एक ऐसी किताब से आपका परिचय कराएगा जो आपके लिए बच्चों, शिक्षा और समाज के बारे में सोचने का एक जरिया बन सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की पुस्तक पोथी में हम एक ऐसी किताब के बारे में चर्चा करेंगे जो स्कूल और समाज के बीच के रिश्ते पर एक धारदार टिप्पणी करती है। इस किताब में सामाजिक नजरिए से स्कूल की व्यवस्था और भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, जैसे कि क्या स्कूल को समाज की व्यवस्थाओं से अलग करके देखा जा सकता है? क्या वर्तमान स्कूली शिक्षा समाज में बदलाव का साधन बन सकती है? या गरीब वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा कब और कैसे मिलेगी? स्विट्जरलैंड के कुछ शिक्षकों, शिक्षाविदों और अभिभावकों ने मिलकर एक दस्तावेज के रूप में इस किताब को तैयार किया। दोस्तों, इस किताब का नाम है डेंजर स्कूल। ये हिंदी में खतरा स्कूल के नाम से जानी जाती है। हिंदी में इसका अनुवाद भारत के मशहूर शिक्षाविद और समाज शास्त्री स्वर्गीय विनोद रैना ने किया है। इसे भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने सबसे पहली बार सन 1999 में प्रकाशित किया। इसकी कीमत 50 रुपए है। आप इसे www.arvindguptatoys.com वेबसाइट से मुफ्त में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस किताब की सबसे मजेदार बात है इसकी प्रस्तुति। इस 80 पन्नों की किताब में चित्र, कार्टून और व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल हमें इससे जोड़े रखता है और हमारी सामाजिक और राजनैतिक समझ को धारदार करता है। एक बात और, इस किताब में लिखी गई बातें स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव जिनीवा के समाज की व्यवस्था पर रची जरूर है, पर अगर आप इसे पढ़ें तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं आपके समाज पर भी आधारित है। इस किताब को पढ़िए ऐसे मुद्दों को जानने के लिए जो समाज को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस किताब को समझने के लिए मेरी मित्र इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपकी बात सुनकर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि शिक्षा की जरूरत तो समाज को लगातार आगे बढ़ाने की ओर ले जाने के लिए समझी जाती है, तो फिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो स्कूली शिक्षा पर ही प्रश्न चिन्ह उठाते हैं? मान लो आपके जिले में एक स्कूल खुल रहा है, जोर शोर से उसके उद्घाटन की तैयारी चल रही है। जिले स्तर के अधिकारी, मंत्री आते हैं और सजी हुई बड़ी सी इमारत यानी स्कूल के मैदान में लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। तालियों की गूंज के बीच माता पिता के, शिक्षकों के और छात्रों के मन में एक आशा जगती है। आशा? कैसी आशा? इन सभी के मन में आशा जगती है कि शायद एक और नवोदय या कॉन्वेंट या प्रतिभा स्कूल की शुरुआत से बच्चों का भविष्य तो सुरक्षित हो गया। हाँ, ये तो लाजमी सी बात लगती है। पर क्या बस बड़ी इमारतों और सुंदर बाग बगीचों के होने से समाज को या बच्चों को सफलता मिलेगी? इसकी गारंटी कौन लेगा? शायद शिक्षक। दोस्तों, क्या आप भी शिक्षक को ही इसकी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं? खतरा स्कूल असरदार तरीके से शिक्षकों की दुविधा बयान करती है। शिक्षक अपने दिल का दुखड़ा आखिर सुनाए भी तो किसे? एक तरफ जहां पाठ्यक्रम और किताबों में पढ़ाई जाने वाली अवधारणाएं बच्चों और उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से बिल्कुल मेल नहीं खाती, वहीं दूसरी तरफ शैक्षिक कार्य में बच्चों की रुचि का ध्यान रखना कोई आसान बात नहीं।
शिक्षकों पर पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाने का दबाव और सभी छात्रों को सिखा पढ़ाकर अगली कक्षा में भेजने की चिंता उन्हें बेबस सा कर देती है। यही नहीं, एक ओर अभिभावकों की पूछताछ और दूसरी ओर शिक्षकों पर प्रशासनिक दबाव। शिक्षक इन तनावों और जंजीरों के बीच जकड़े हुए से महसूस करते हैं और इन्हीं में वो बच्चों को भी जकड़ कर रखते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ छात्रों के पास हार मानने के अलावा कोई और तरीका नहीं बचता। मैं सोच रही हूँ, समाज में शिक्षा तो जरूरी है, पर बिना स्कूल का समाज कैसा होता होगा? ऐसे समाज जिनमें स्कूल नाम की कोई चीज नहीं है, पहले भी थे और आज भी हैं। किताब में इसके बारे में लिखा है, लोग अलग अलग कामों के लिए औजार इजाद करते थे, साथ साथ उनकी मान्यताओं, मूल्यों और आपसी व्यवहार के तरीके विकसित हो गए। यानी उस समय शिक्षा प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण से ही उभरती रही। हर एक बड़ा ही शिक्षक होता था। बड़े और बच्चे अनुभवों से सीखते थे, वो करके सीखते थे। इस तरह ज्ञान, मेहनत और जीवन एक दूसरे से अलग अलग नहीं थे। वहाँ कोई स्कूल रूपी ज्ञान का वृक्ष अलग से नहीं था, बल्कि जिंदगी के वृक्ष की शाखाओं पर ही ज्ञान खिलता था। इन समाजों को आजकल पिछड़ा और आदिवासी समाज कहा जाता है। ऐसे समाजों में रहन सहन, खेती किसानी, बड़े बूढ़ों की बातें, त्योहारों में भाग लेना ही स्वयं शिक्षित होने के तरीके हैं। पिछले दिनों मैंने इस संदर्भ में हो रही कुछ शिक्षकों की बातचीत सुनी। वो कुछ यूं बात कर रहे थे। देविका जी, क्या आप सभ्य स्कूल में पढ़ाना चाहेंगी? सभ्य स्कूल? मतलब क्या कोई असभ्य स्कूल भी होता है? सभ्य स्कूल है समाज के सभ्य वर्गों के लोगों के लिए, जहाँ स्कूल का वातावरण रोजमर्रा के जीवन और वयस्कों से दूर होता है। पुरानी परंपरा और नैतिक मूल्यों पर खूब जोर दिया जाता है। और वैज्ञानिक सोच समझ जिससे समाज में बदलाव आता है, उसका क्या? अरे, समाज में बदलाव आने के डर से ही तो विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है। पर इससे क्या साबित होता है? यही माना जाता है कि समाज और दुनिया कभी बदले ही न जा सकते और सीधे सीधे समाज दो वर्गों में बांट दिया जाता है, जिसमें सामाजिक नियंत्रण इन्हीं सभ्य लोगों के पास होता है। ये तो सरासर असमान बंटवारा हुआ ना? हाँ, सन 1802 में डेस्ट्यू डी ट्रेसी ने शिक्षा के इस बंटवारे पर टिप्पणी की थी। किताब बताती है कि उनका मानना था कि किसी भी सभ्य समाज में ये अनिवार्य है कि लोगों के दो वर्ग हों। एक वर्ग के लोग शारीरिक मेहनत करके अपना जीवन बिताते हों और दूसरा वर्ग उनका जो संपत्ति या दिमागी मेहनत से कमाते हों। पहले को वो श्रमिक वर्ग कहते हैं और दूसरे को शिक्षित वर्ग। इससे तो श्रमिक वर्ग के बच्चों को स्कूल में देरी तक रुकना बहुत भारी पड़ता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वर्ग के बच्चे छोटी उम्र से ही खेती और श्रमिक कामों में अपने परिवार की मदद करते हैं। बिल्कुल, और स्कूल में हो रहे कामों में वो पूरी तरह भाग भी नहीं ले पाते। शिक्षित वर्ग के बच्चों और शिक्षकों में यही मान्यता बन जाती है कि अब यही समाज की प्रकृति है और यही उनकी किस्मत। साथ ही शिक्षा और बच्चों के सामाजिक परिवेश के बीच के इस असंतुलित रिश्ते के बारे में शिक्षकों, अभिभावकों और शायद बच्चों के मन में भी हलचल सी होती होगी। पर इस किताब को पढ़कर लगता है जैसे इन सवालों का अर्थ तभी समझ में आता है जब समाज और शिक्षा के बीच के रिश्ते को गहराई से समझा जाए। मुझे याद आया, 2010 में RTE एक्ट मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में लागू हुआ था। क्या इस एक्ट को हम शिक्षा और समाज के रिश्ते को बेहतर दिशा में लिया जाने वाला एक कदम मान सकते हैं? हाँ, सोचो अगर सभी बच्चों की शुरुआत एक जैसे स्कूल से हो, अमीरी, गरीबी या सभ्यता के आधार पर नहीं, और सबके लिए बराबर सुविधाएं हों, जैसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, तो सफलता के पैमाने बच्चे अपनी रुचि और आकांक्षाओं के आधार पर तय कर सकेंगे, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग में जन्मे हों। सोचकर तो बहुत अच्छा लगता है, पर सच्चाई क्या है ये तो हम सब जानते हैं। गरीब वर्ग के कितने बच्चे स्कूल में दाखिला ले पाते हैं? उनमें से कितने ही स्कूल में हो रही गतिविधियों से सार्थक रूप से जुड़ पाते हैं? और कितने बच्चे सफलता के साथ प्राथमिक शिक्षा या ज्यादा से ज्यादा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी कर पाते हैं? और इसलिए ही सामाजिक गैर बराबरी वहीं की वहीं है, क्योंकि स्कूल
चली आ रही स्थिति को बनाए रखता है। सच में स्कूल एक ऐसे खतरनाक औजार का रूप ले लेता है जहाँ स्कूल में मिल रही शिक्षा ही समाज में असमानता बढ़ाती हो। किताब में स्कूल की दुनिया के बारे में एक और बात लिखी है, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। स्कूल एक ऐसी अलग दुनिया है जहाँ दाखिला पाना सबके बस की बात नहीं और अभिभावक भी अपने को परदेसी महसूस करते हैं। बच्चों को तो रजिस्टर्ड पार्सल की तरह जमा किया जाता है। लकड़ी के सख्त तख्तों पर अनुशासन से चिपकने की हिदायत दी जाती है। बकायदा निर्देश दिए जाते हैं, हिलो डुलो मत, ना आजू बाजू देखो ना पीछे। और फिर घंटों उनको विचित्र शब्द सुनाए जाते हैं। जिंदगी को खत्म करने का इससे अच्छा और क्या ही उपाय हो सकता है। स्कूल में बस यही माना जाता है कि शिक्षक ही बोलते हैं, जानते हैं, आदेश देते हैं, तय करते हैं, फैसला करते हैं और सजा देते हैं। स्कूल सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरों को नजरअंदाज करता है। जैसे कि अगर स्कूल में आ रहे कुछ बच्चे रेगिस्तान के जानवरों के बीच पल बढ़ रहे हैं और स्कूल उन्हें बर्फीले जानवरों के बारे में जोर शोर से गीत, कविताओं, नाटकों और कहानियां सुनाकर मनोरंजन करता हुआ दिखाई देता है, तो इसकी वजह से बच्चे ना रेगिस्तान के बारे में गहराई से समझ बना पाते हैं और ना ही बर्फ से जुड़े अनुभवों को समझ पाते हैं। बच्चों में ऐसे ही व्यक्तिगत अंतरों और स्कूल के प्रति अभिभावकों के नजरिए में अंतर के बारे में स्कूल को खास ध्यान देना चाहिए। पर इन सभी जरूरी अंतरों पर स्कूल किस हद तक काबू कर सकता है? किताब इस सवाल का भी आसान सा जवाब देती है कि स्कूल की यहाँ ये जिम्मेदारी है कि वो केवल एक ही तरह की संस्कृति को ना थोपे, पर गहराई से देखें तो स्कूल बच्चों में निजी स्वार्थ और कंपटीशन की भावना को बढ़ावा देता है, अपने में कमी महसूस करने की भावना को बढ़ावा देता है, आदेशों का चुपचाप पालन करना सिखाता है, विरोधाभास से डरना सिखाता है। समाज में शिक्षा की जरूरत है, पर अगर स्कूल अपनी भूमिका जिम्मेदारी के साथ नहीं निभाएंगे तो समाज में कैसी व्यवस्थाएं बनेंगी, ये किताब हमें इसे समझने में मदद करती है। इस किताब के बारे में जानकर मुझे शिक्षा और समाज के रिश्ते को समझने के लिए एक आलोचनात्मक नजरिया मिला और इस व्यवस्था को बदलने की ताकत भी। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया तुम्हारा भी, अपने सवालों और मन में चल रहे विचारों के टकराव को साझा करने के लिए। दोस्तों, आप भी ये किताब जरूर पढ़िए और डेंजर स्कूल से संबंधित अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। तो कैसी लगी हमारी आज की पुस्तक पोथी? अरे सोच क्या रहे हो? खरीदो ये किताब या फिर अपनी स्कूल लाइब्रेरी में मंगवाओ और पढ़ डालो झट से। दोस्तों, जो हम पढ़ते हैं वही हमारी पहचान है। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि जब पढ़ने की मजबूरी ना हो तब हम क्या पढ़ते हैं यही तय करता है कि हम क्या बनेंगे या कैसा व्यवहार करेंगे जब हम अपने बस में ना हों। तो आप पढ़िए ये किताब और मैं लाने जाती हूँ आपकी पुस्तक पोथी के लिए एक और नायाब हीरा। तब तक के लिए अलविदा। याद रखिएगा, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं।